नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का दिशा ई राइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, सबसे खास बात, आज वार शनिवार 2 सितंबर 2023 की करंट जीके को लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। हिंदी तिथियों की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया का आज का दिन है और हम पढ़ रहे हैं करण जी के भाद्रपद शुक्ल तृतीया की, यानी भाद्रव मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की करण जी के की हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आज की जो मोटिवेशनल टैग है वो आपके सामने, उदयति दिशि यस्याम भानुमान सैव पूर्वा। ध्यान देना कि उदयति दिशि यस्याम भानुमान सैव पूर्वा। हम कहते हैं कि साहब सूर्य जो है पूर्व में उदय होता है। नहीं, सूर्य कभी पूर्व में उदय नहीं होता है, बल्कि जहां सूर्य निकलता है, जिस दिशा में सूर्य निकलता है, जहां पर सूर्य खड़ा हो जाता है, जहां पर सूर्य उदय हो जाता है, वो दिशा ही क्या कहलाती है? पूर्व कहलाती है। यानी जहां आप खड़े हो जाओ वहीं से भीड़ शुरू हो जानी चाहिए। जहां से आप पंक्ति में आकर खड़े हो जाओ वहीं से लाइन बननी शुरू हो जानी चाहिए। यानी आपकी सफलता की गाथाएं जन्मों जन्मांतरों तक लोग गाने चाहिए। यानी आपके गांव के अड़ोसी पड़ोसी जो है ये मानने चाहिए कि बंदे ने ऐसी मेहनत की थी कि आज वो इस स्तर पर है ना। असफल लोगों की मेहनत को कोई नहीं देखता है, लेकिन सफल लोगों की मेहनत हमेशा दिखाई देती है। पहली बार में हमें सफलता मिले या ना मिले, दूसरी बार में मिलेगी, दूसरी बार में, तीसरी बार में मिलेगी। अगर लगातार प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बस इच्छा शक्ति आपकी मजबूत होना चाहिए, आपकी जो विल पावर है वो मजबूत होनी चाहिए। चलिए करण जीके की हम चर्चा करते हैं भाद्रपद शुक्ल तृतीया की। और आज का पहला प्रश्न जो है करण जीके की इस कड़ी में, पहला प्रश्न आ रहा है कि राज्य का पहला खनन विश्वविद्यालय। ध्यान देना, गजब का प्रश्न बन रहा है। ज्योग्राफी से प्रश्न बनता है ये करंट जीके का कि भाई राज्य का पहला खनन विश्वविद्यालय सीसवाली में स्थापित किया जा रहा है। तो ये जो सीसवाली है ये कहां पर है, किस जिले में आती है, किस संभाग में आती है? तो ध्यान देना, राज्य का यानी राजस्थान की बात चल रही है। और राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय सीसवाली में स्थापित किया जा रहा है। तो सीसवाली कहां पर है? आपके सामने चार ऑप्शन है, 12, जयपुर, अजमेर और पाली। इसमें से आपको एक आंसर लगाना है। फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं यहां पर आपको बतलाता हूं कि सीसवाली 12 में है। सीसवाली कहां पर है भाई? 12 में है। तो सही आंसर क्या रहेगा? 12। अगर हम बात करें संभाग तो 12 आता है कोटा संभाग में। 12 किस संभाग में आता है? कोटा संभाग में। आपसे पूछते किस संभाग में राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो कोटा संभाग के 12 जिले में। और सबसे खास बात है, इसके लिए 25 हेक्टेयर भूमि रजिस्टर्ड की गई है। कितनी हेक्टेयर भूमि भाई? 25 हेक्टेयर भूमि इसके लिए रजिस्टर्ड की गई है। ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। साथ में ये जो विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है ये RSMML द्वारा किया जा रहा है। RSMML द्वारा, राजस्थान स्टेट मिनरल्स एंड माइंस लिमिटेड। राजस्थान स्टेट, ध्यान देना, फुल फॉर्म जरूर याद रखना, राजस्थान स्टेट मिनरल्स एंड माइंस लिमिटेड। राजस्थान स्टेट मिनरल्स एंड माइंस लिमिटेड द्वारा ये खनन विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। अगर आपसे पूछ ले RSMML की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना 30 अक्टूबर 1974 को। 30 अक्टूबर 1974 को RSMML की स्थापना हुई थी। दैट्स क्लियर भाई? क्लियर है ना कि राज्य का पहला खनन विश्वविद्यालय जो है ये कहां स्थापित किया जा रहा है? कि राज्य का पहला खनन विश्वविद्यालय सीसवाली 12 में स्थापित किया जा रहा है, जो कोटा संभाग में आता है। और कुल मिलाकर स्थापित करने वाला RSMML है, राजस्थान स्टेट मिनरल्स एंड माइंस लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 30 अक्टूबर 1974 को हुई थी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। ले लिया? चलो ठीक है। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो है महात्मा गांधी। ये भी गजब का प्रश्न है कि भाई महात्मा गांधी आवासीय, जरूर ध्यान रखना, आवासीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कहां शुरू किया जाएगा? प्रश्न बनता है आवासीय का। अब तक राजस्थान में कई तरह के आवासीय विद्यालय है, लेकिन महात्मा गांधी आवासीय विद्यालय नहीं है। अब की बार महात्मा गांधी आवासीय विद्यालय की स्थापना होने जा रही है। तो सबसे बड़ी बात यहीं से बन जाती है कि भाई महात्मा गांधी आवासीय विद्यालय, अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय
खोला जा रहा है। इससे पहले आपको पता हो कि राजस्थान जो सरकारी विद्यालय थे उनमें से कई को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय बना दिया गया। यानी पहले से हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। तो वो कब किए गए थे? वो 2019 में किए गए थे। उनकी शुरुआत जयपुर से हुई थी। उनकी शुरुआत 2019 में जयपुर से हुई थी और महात्मा गांधी आवासीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की शुरुआत भी जयपुर से ही होगी। महात्मा गांधी आवासीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की शुरुआत भी जयपुर से ही होगी। और ये अभी घोषणा हुई है अगले सत्र में, यानी अभी 2023-24 का जो सत्र है उसके बाद 24-25 के सत्र में संभावित है आवासीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की शुरुआत हो जाना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं बिना देरी किए। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य के सबसे आधुनिक बस अड्डे का उद्घाटन कहां किया गया है? राजस्थान का सबसे आधुनिक बस अड्डा स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान का सबसे आधुनिक बस स्टैंड स्थापित किया जा रहा है। भाई कहां पर? ध्यान रखना, जोधपुर जिला ऐसा रहेगा। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से सही क्या रहेगा? जोधपुर जिला। यानी गहलोत जी ने ठीक अभी हाल ही में घोषणा की है कि भाई जोधपुर जिले में एक आधुनिक बस अड्डा स्थापित किया जाएगा। आधुनिक बस अड्डा स्थापित किया जाएगा, यानी केंद्रीय बस स्टैंड जोधपुर स्थापित किया जाएगा, जो कि एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से युक्त होगा। कैसी सुविधाओं से युक्त होगा? एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से युक्त होगा, है ना। लगभग अगर हम बात करें तो ये बहुत ही मोटी राशि से बनने वाला है, यानी 3,771.25 लाख और उससे भी बढ़कर 5,015 लाख की राशि से लगभग निर्मित किया जाएगा। तो आपको आंसर याद रखना है कि राज्य का सबसे आधुनिक बस अड्डा कहाँ खोला जाएगा? जोधपुर में। राज्य का सबसे आधुनिक बस अड्डा कहाँ खोला जाएगा? जोधपुर में। याद रह जाएगा, राज्य का सबसे आधुनिक बस अड्डा कहाँ खोला जाएगा? जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं हम। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में हाल ही में तैयार रोपवे जो खोले के हनुमान जी मंदिर में से लेकर के वैष्णो देवी मंदिर तक, है ना, खोले के हनुमान जी मंदिर से लेकर के वैष्णो देवी मंदिर तक जाने के लिए बनकर तैयार हुआ है। ये कहां पर हुआ है? राजस्थान में अभी हाल ही में खोले के हनुमान मंदिर से, भाई हनुमान जी महाराज से लेकर के माँ वैष्णो देवी तक का रोपवे बन रहा है। ये जो है ये कहां पर बना है, कहां पर तैयार हुआ है? जयपुर में खोले के हनुमान जी हैं। कहाँ है खोले के हनुमान जी? जयपुर में खोले के हनुमान जी है। और आप दिल्ली रोड पे जाते हैं जयपुर में तो खोले के हनुमान जी मंदिर के आप दर्शन कर सकते हैं। सबसे खास बात, यहाँ पर रोपवे का ट्रायल शुरू हो गया है। खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर से जो परिसर में एक मंदिर है अन्नपूर्णा माता मंदिर, है ना। खोले के हनुमान जी मंदिर परिसर में एक मंदिर है अन्नपूर्णा माता मंदिर, वहां से यानी खोले के हनुमान मंदिर में भी अन्नपूर्णा माता मंदिर से वैष्णो देवी तक जाएगा। खोले के हनुमान मंदिर से खोले का जो हनुमान जी मंदिर है उसके अंदर भी मंदिर है अन्नपूर्णा माता मंदिर, और अन्नपूर्णा माता मंदिर से लेकर वैष्णो देवी तक, अन्नपूर्णा माता मंदिर से लेकर वैष्णो देवी माता मंदिर तक लगभग 436 मीटर लंबाई में इस रोपवे का काम हुआ है। 436 मीटर लंबा ये रोपवे रहेगा। कितना मीटर भाई? 436 मीटर लंबा ये रोपवे रहेगा साहब। लगभग 8 महीने पहले इसका काम शुरू हुआ था, जो कंप्लीट हो गया है। 18 करोड़ रुपए की लागत से ये बना। कितने रुपए की लागत से? 18 करोड़ रुपए की लागत से ये मंदिर बना, ये जो रोपवे है ये बना साहब। क्लियर है? अगर हम बात करें, इसमें भी कई तरह के प्रश्न बन जाते हैं कि साहब पर्यटकों को आनंद मिलेगा, श्रद्धालु जो है वो भी यहाँ पर पहुँचते ही हैं, लेकिन सबसे खास बात क्या रहेगी कि ये राजस्थान का कौन से नंबर का रोपवे है ना, ये राजस्थान का कौन सा है और जयपुर जिले का कौन सा है, इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। तो ये राजस्थान का, ध्यान रखना,
ये पूरे राजस्थान का 5वां रोपवे है। और जयपुर जिले में जो पहले सामोद के जो बालाजी हैं, सामोद के जो हनुमान जी हैं, उसके बाद दूसरा है ये। तो राजस्थान का 5वां रोपवे रहेगा ये राजस्थान का कौन सा रोपवे भाई? ये राजस्थान का 5वां रोपवे है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको ध्यान में रह जाए कि हाल ही में खोले के हनुमान जी मंदिर से लेकर के वैष्णो देवी माता मंदिर तक एक रोपवे बनकर तैयार हुआ है। ये किस जिले में है? ये जयपुर जिले में है। ये रोपवे की लंबाई 436 मीटर है और खोले के हनुमान जी मंदिर में स्थित जो अन्नपूर्णा माता का मंदिर है वहां से ये वैष्णो देवी मंदिर तक बनेगा रोपवे। यह बन चुका है, 18 करोड़ रुपए की लागत से बना है और राजस्थान का 5वें रोपवे है। और जयपुर जिले का ये दूसरा रोपवे है। जयपुर जिले का ये क्या है भाई? दूसरा रोपवे है। तो पहला कौन सा है जयपुर जिले का? सामोद हनुमान जी का। जो सामोद हनुमान जी है वो जयपुर जिले का पहला रोपवे है और ये दूसरा रोपवे है। तो मामला क्लियर है भाई? क्लियर होगा सभी के? कोई समस्या है तो आप बोल सकते हो, है ना। आप कमेंट जरूर करें और निश्चित रूप से हमें पता चले कि भाई आपको एक वीडियो कैसे लगे। तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें। तो क्लियर है मामला भाई? यहाँ तक सभी के क्लियर होगा? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। राजस्थान का 5वां रोपवे बनकर तैयार हो चुका है। खोले के हनुमान जी मंदिर से वैष्णो देवी माता मंदिर तक 436 मीटर लंबा, 18 करोड़ रुपए की लागत से, और 5वां रोपवे है, वहीं जयपुर का दूसरा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम शुरू करते हैं अपना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मौसम विभाग के अनुसार, ध्यान देना, मौसम विभाग के अनुसार अगस्त 2023 में कितने वर्षों बाद न्यूनतम वर्षा दर्ज की गई? अब देखो, इस बार अपने भाई वर्षा की तो समस्या आ ही रही है, क्लियर है सभी के। वर्षा की तकलीफ जो है ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस बार वर्षा बहुत ज़्यादा घट चुकी है और ऐसा 86 साल बाद हो रहा है। कितने साल बाद? 86 साल बाद अगस्त महीने में सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। लगभग 80% तक घट चुकी है ना। और जो अपना जो भूजल है उसमें भी 18 सेंटीमीटर तक गिरावट आ चुकी है। ये भी हालांकि ज्योग्राफी से संबंधित है, इसलिए मैं इसकी डिटेल आपको बहुत अच्छे से बता देता हूं कि मौसम विभाग के अनुसार अगस्त 2023 में कितने वर्षों बाद न्यूनतम वर्षा दर्ज की गई है। तो ध्यान रखना, ऐसा हुआ है 86 साल बाद, यानी 86 वर्ष बाद ऐसा हुआ है कि इन 86 सालों में सबसे कम वर्षा दर्ज हुई है। सबसे कम वर्षा अगस्त के महीने में, यानी पूरा अगस्त सूखा सूखा गया, पूरा अगस्त सूखा सूखा गया। राजस्थान इस तरह से अकाल की ओर अग्रसर है भाई, है ना, क्योंकि वर्षा जो है लगभग 80% तक घट चुकी है। 18 सेंटीमीटर भूजल में भी गिरावट आ चुकी है। भूजल में 18 सेंटीमीटर की गिरावट आ चुकी है। कितना मतलब कि समस्या वाला मामला आ चुका है। राजस्थान के 8 शहर तो ऐसे हैं भाई जो सूखे की कगार पर है ना, सूखे की कगार पर, बिल्कुल सूखा। अगर हम अगस्त महीने की बात करें तो भाई साहब 86 साल में सबसे कम बारिश इसी महीने में दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बताया था कि जून जुलाई में जो औसत से ज़्यादा बारिश थी, जून जुलाई में औसत से ज़्यादा बारिश थी, है ना। और भाई साहब कहाँ तो औसत से ज़्यादा मतलब 155 मिलीमीटर 155 मिलीमीटर बारिश थी कहाँ तो, और कहाँ 155 से घटती घटती 30.8 मिलीमीटर रह गई। यानी जून जुलाई के महीने में मैं आपको बताऊं, जून जुलाई के महीने में कहाँ तो 155 मीटर, है ना, और अगस्त के महीने में घट करके ये बारिश रह गई 30.8। सोचो कि भाई कितना, है ना। इससे पहले कि अगर मैं बहुत सालों पहले जाऊं आपके लिए, तो इससे पहले इससे भी कम वर्षा दर्ज हुई थी अगस्त के महीने में, इससे भी कम, यानी मात्र 15.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। और ऐसा साल आया था 1905 में मात्र 15.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी 1905 में, है ना, सबसे कम। उसके बाद 1937 की बात करता हूं मैं, तो थोड़ी इससे ज्यादा थी। 1937 में इस बार से कुछ ज्यादा थी, यानी 37 पॉइंट कुछ थी, यानी 37 पॉइंट
हम यूँ कह सकते हैं कि लगभग 37 तो पूरी रही थी भाई, है ना, 27 के आसपास ही, 27.4 मिलीमीटर के आसपास थी। तो 1937 में जो है वो 27.4 मिलीमीटर वर्षा थी, 27.4 मिलीमीटर वर्षा थी, जो भी इससे कम थी भाई, इससे क्या थी, कम थी। तो ये 1905 और 1937 का समय था, इससे कम 1905 और 1937 में ही वर्षा कम रही है। बाकी अगस्त के महीने में अच्छी बारिश होती रही है, लेकिन इस बार 30.8 मिलीमीटर ही दर्ज की गई, जो 86 सालों में सबसे कम है, सबसे कम है। मामला क्लियर है? और ऐसा क्यों हुआ भाई, इसमें इस तरह के प्रश्न भी बन सकते हैं, ऐसा हुआ क्यों, राजस्थान में ऐसा क्यों हो रहा है भाई, बारिश कम हो रही है? तो मैं आपको सामान्य जानकारी में बताऊं, बिल्कुल सिंपल और सिंपल बताऊं, तो मौसम विभाग की अगर आप मानते हो तो जो एल नीनो है, एल नीनो का प्रभाव है, ये एल नीनो का मौसमी प्रभाव है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बादल नहीं बन पाते हैं, और जो बादल जो है वो यहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं, है ना। और जो पश्चिम से आने वाले विक्षोभ हैं वो भी बारिश नहीं ला पाते हैं, पश्चिम से आने वाले विक्षोभ भी भाई बारिश नहीं बना पाते हैं, बारिश नहीं ला पाते हैं। सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी बात यही है, पश्चिमी विक्षोभ जो है बारिश नहीं ले पा रहे हैं, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो गर्म हवाएं आ रही है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो गर्म हवाएं आ रही है भाई, है ना, वो उनको अगर हम देखें तो अपना जो सितंबर का महीना शुरू हो गया है, इसमें भी बारिश की संभावनाएं कम ही है। तो कुल मिलाकर के आपको ध्यान में रखना है कि अगस्त 2023 में, अगस्त 2023 में कितने वर्षों बाद न्यूनतम वर्षा दर्ज की गई, 86 वर्षों बाद ऐसा हुआ। इससे पहले 1905 में मात्र 15.2 मिलीमीटर वर्षा रही, 1937 में 27.4 मिलीमीटर वर्षा रही, इस बार 30.8 मिलीमीटर वर्षा रही है। मामला क्लियर है? जून जुलाई में औसत से अच्छी रही वर्षा, लेकिन अगस्त में नाको पा दियो, अगस्त में कहीं पा दियो, नाको पा दियो, यानी वर्षा सबसे कम दर्ज की गई, वर्षा सबसे कम दर्ज की गई। मामला क्लियर है भाई, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बाकी ज्योग्राफी भी आपकी पुनः जो नवीनतम बदलाव आए हैं राजस्थान के भौतिक स्वरूप में, इसके बाद पूरा करंट जी के या यूं कहें पूरी ज्योग्राफी बदल चुकी है। तो बदली हुई ज्योग्राफी जो है आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत होगी, है ना, हम 1-2-4 दिन में ही वो क्लास शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? बात है रेलवे बोर्ड की, और रेलवे बोर्ड की जब बात आती है तो बातें हमेशा क्या रहती है, बड़ी रहती है। तो भाई कुल मिलाकर के प्रश्नों की श्रृंखला में आप शायद बहुत अच्छा सीख पाएंगे। चलिए, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो आपने सुना होगा जय वर्मा का नाम, इसका नाम सुना होगा आपने, जय वर्मा का नाम सुना होगा, है ना भाई, जया वर्मा, सॉरी जया वर्मा रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन बनी है, जया वर्मा रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन बनी है। और जया वर्मा, जया वर्मा, जया वर्मा, ये जया शर्मा हो गया भाई, यहाँ मैं करता हूँ जया वर्मा, ठीक है। तो जया वर्मा जो है ये रेलवे बोर्ड की पहली चेयरपर्सन बनी है, रेलवे बोर्ड की पहली चेयरपर्सन कौन बनी है? कौन बनी है? जया वर्मा। कौन बनी है भाई? जया वर्मा, जो अगले सत्र 31 अगस्त 2024 तक रहेगी। कब तक रहेगी? 31 अगस्त 2024 तक ये चेयरपर्सन रहेगी। ठीक है, मामला क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ जाते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न है मटेरियल साइंस पर। मटेरियल साइंस पर किस विश्वविद्यालय में शोध प्रारंभ किया गया है? मटेरियल साइंस में, मटेरियल साइंस पर किस विश्वविद्यालय में शोध प्रारंभ किया गया है? और वो विश्वविद्यालय कौन सा रहेगा मटेरियल साइंस में? वो रहेगा आपका राजस्थान विश्वविद्यालय। कौन सा रहेगा भाई? राजस्थान विश्वविद्यालय। सुना होगा आपने राजस्थान विश्वविद्यालय के बारे में, तो राजस्थान विश्वविद्यालय के बारे में तो निश्चित रूप से आपने सुना होगा। तो राजस्थान विश्वविद्यालय जो है मटेरियल साइंस में शोध करेगा। क्या करेगा? शोध करेगा साहब।
रूसा के जो प्रोजेक्ट है 2.0 उसके तहत 6 करोड़ में ये मशीन मंगवाई गई है यहाँ शोध करने के लिए। फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी मशीन स्थापित की जाएगी। फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी मशीन जो है स्थापित हुई है यहाँ पर। अब मटेरियल साइंस में ये शोध करेंगे साहब। इसके लिए उन्होंने भौतिक विज्ञान विभाग जो है वहां पर ये काम शुरू हो चुका है। तो कुल मिलाकर राजस्थान विश्वविद्यालय मटेरियल साइंस पर शोध करने जा रहा है, ये आप ध्यान रख सकते हो। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। हाल ही में कुछ वर्षों के बाद भारत पाकिस्तान के बीच 2 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मुकाबला कहां खेला जाएगा? भाई भारत और पाकिस्तान किसके बीच? भाई भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा होने जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसा होने जा रहा है। दोनों देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में एक जगह पड़ती है पल्लेकेल। कौन सी है? कौन सी जगह भाई? पल्लेकेल। ये कहाँ पड़ती है? श्रीलंका में। पल्लेकेल कहाँ पर है? श्रीलंका में है पल्लेकेल। और पल्लेकेल में ये मैच खेला जाएगा। पल्लेकेल में ये मैच खेला जाएगा। पल्लेकेल श्रीलंका में ये 2 सितंबर को यानी आज के दिन ये मैच खेला जाएगा साहब। एशिया कप का अगर हम इतिहास देखें तो इतिहास हमें बतलाता है कि जब भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने हुआ है तो मैच बहुत ही रोमांचक हुआ है, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला हुआ है। और इसी काफी जबरदस्त मुकाबले को हम आज अपनी आंखों से देखने वाले हैं। कुछ ही घंटे शेष हैं, यानी दोपहर को 3 बजे ये मैच शुरू हो जाएगा साहब पल्लेकेल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर। पल्लेकेल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर। लेकिन बड़ी बात आ जाती है आपके लिए, मैं बताऊं कि बड़ी बात यह आती है कि भारत और पाकिस्तान एशिया कप में कौन से मतलब कितनी बार अब तक जो है आमने सामने हो चुके हैं? कितनी बार एशिया कप में आमने सामने हो चुके हैं भारत और पाकिस्तान? अब तक एशिया कप में 16 बार आमने सामने हो चुका है और अब ये होगा 17वीं बार। अब ये 17वीं बार होगा जब वो आमने सामने होंगे साहब। आमने सामने होगा। 16 बार पहले भिड़ चुके हैं और इन 16 मुकाबलों में एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहा था सन 97 का। सन 97 का 1997 में जब हम छोटे छोटे थे उस समय सबसे बड़ा महामुकाबला हुआ था और उस मुकाबले में कोई नतीजा नहीं निकला था, है ना, बेनतीजा रहा था। और बाकी जो 15 मुकाबले उनमें कांटे की टक्कर थी। उनमें क्या थी? कांटे की टक्कर थी साहब, है ना। अब आपसे प्रश्न यह है कि अब तक इन मुकाबलों में भारत कितनी बार जीता है? कमेंट बॉक्स में उत्तर दें और फटाफट से बताएं। फिर हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। पल्लेकेल श्रीलंका में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा अप्रैल और जून महीने में। गजब का प्रश्न फिर आया है, गजब का प्रश्न। एक और जहां पूरे विश्व की जीडीपी जो है, पूरे विश्व की जीडीपी की लगी पड़ी है कुल मिलाकर के, और अपनी जीडीपी जो है वे भाई उछाल मार रही है। चीन की विकास दर की रफ्तार 6.3% है। कितनी है? 6.3% है। वहीं अपनी विकास रफ्तार 7.8%। यानी भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रही है? 7.8% रही है। अप्रैल और जून महीने में अगर हम भारत की जीडीपी की बात करें तो 7.8% रही है ना। व्यापारिक जो घाटा चल रहा था उसमें 33% की कमी आ चुकी है। 33% की कमी आ चुकी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की मैं आपको बात कर रहा हूं। वित्तीय वर्ष 2023 की पहली तिमाही जो है वो जारी हो चुकी है, अप्रैल जून, है ना। वित्तीय वर्ष 2023-24 और इसकी पहली तिमाही अप्रैल से लेकर जून। भाई क्या रहता है इसमें? अप्रैल जून में देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जो है उसकी विकास दर 7.8%। कितनी है? 7.8% रही है। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है, आरबीआई की कौन सी नीति है भाई? मौद्रिक नीति है। आरबीआई की कौन सी नीति है? मौद्रिक नीति है। उस पर एक कमेटी गठित हुई, है ना, एमपीसी। कौन सी पीसी? एमपीसी। इसके 8% रेटिंग और एजेंसी इकरा 8.5% रेटिंग के साथ अनुमान लगाया साहब कि भारत की जो विकास दर है वो तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है। भारत की विकास दर तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है। बाकी देश हमसे बहुत पीछे है।
चीन जहां मात्र 6.3% ही है, वहीं हम 7.8% के साथ, इसलिए दुनिया के देशों की नजर केवल भारत पर है। तभी तो भारत के नेता या भारत के प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, दुनिया के दूसरे देश तालियां बजाते हैं और सम्मान में खड़े होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगला विकसित देश भारत ही होने वाला है। और भारत जो है ये सभी देशों के लिए संभावनाएं प्रकट कर रहा है। तो सभी देश चाहते हैं कि भारत से दोस्ती बढ़ाए, भाई भारत से अधिकतम दोस्ती रखें। तो चलिए 7.8% रही है भारत की जीडीपी, ये आप ध्यान में रखना, जो सभी देशों में बहुत अच्छी है। किस देश में किसी महिला खेल को देखने रिकॉर्ड संख्या में दर्शकों की उपस्थिति वॉलीबॉल मैच को देखने के लिए, वॉलीबॉल मैच को देखने के रिकॉर्ड की गई है। अभी हाल ही में भाई साहब अमेरिका में ये वॉलीबॉल का मैच हो रहा है, महिलाएं खेल रही है और स्टेडियम में लाखों की संख्या में दर्शक पहुंच गए। ऐसा पहली बार हो रहा है किसी महिला के मैच को देखने के लिए, महिलाओं के वॉलीबॉल मैच को देखने के लिए लाखों की संख्या में दर्शक पहुंच गए। स्टेडियम खचाखच भर गया, जगह नहीं है, लेकिन बाहर तक खड़े हैं लोग, केवल आवाज सुनकर के आनंद ले रहे हैं भाई साहब मैच का। और वो है अमेरिका। अमेरिका में रिकॉर्ड दर्ज किया गया साहब भीड़ का, इतनी जबरदस्त भीड़ आई है महिलाओं के वॉलीबॉल मैच को देखने के लिए। और फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में 1 सितंबर को किस देश में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं? 1 सितंबर को किस देश में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं? वो है सिंगापुर में। सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव हो चुके हैं कल ही, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं। और ये अपने प्रश्न थे। कुल मिलाकर के आज की करंट जीके दोस्तों समाप्त होती है यहीं पर। फिर हम मिलेंगे कल की करंट जीके के लिए। मैं आपको फिर निवेदन करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाएं। ये करंट जीके इसी तरह रफ्तार पकड़ती हुई प्रतिदिन चलेगी। और जल्द ही ज्योग्राफी का जो नया सिलेबस जारी हुआ है, नए जो बदलाव हुए हैं, उन बदलावों के साथ हम लेकर आएंगे आपके लिए राजस्थान की ज्योग्राफी। तो कुल मिलाकर तैयार रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। मैं बार बार कह रहा हूं, जय हिंद, जय भारत। और हमें आज्ञा दें, अगली क्लास में फिर मिलते हैं आपसे। कल तक के लिए नमस्कार।